So hello everyone, my name is Amit Raj and today we are going to study class in SST and you are watching my YouTube channel The Knowledge Consumer. So let's see what we are going to study in this lecture. तो आइए हम लोग देखते हैं जो आज का हम लोग का लेक्चर, उस लेक्चर में क्या क्या चीजें पढ़नी है और हम लोग आइए हम समझते हैं जो आज का हम लोग टॉपिक है उस टॉपिक का क्या नाम है और उस टॉपिक में हम लोग क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो अभी देखिए जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बहुत ही मजेदार टॉपिक है। तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझेंगे तो आप लोग एग्जाम में बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन उठ के आते हैं, कभी कभी शॉर्ट में आते हैं, कभी लॉन्ग में आ जाते हैं और कभी कभी जो इसमें 3-4 नाम दिए गए हैं उससे भी क्वेश्चन उठकर आ जाते हैं। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बाद में बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको इस टॉपिक को अच्छे समझा दूंगा तो आप लोग को सारे क्वेश्चन बन भी जाएंगे। ठीक है, आइए हम समझते हैं यहाँ पे इस टॉपिक का क्या नाम है। इस टॉपिक का क्या नाम है? इटली यूनिफिकेशन। देखिए इस टॉपिक का क्या नाम है? इटली यूनिफिकेशन। जो इटली का यूनिफिकेशन हुआ था वो कैसे हुआ था और किन किन लोगों ने योगदान दिया था, और जो इटली का यूनिफिकेशन हुआ था उसमें क्या क्या चीजें हुई थी और किन किन लोगों के द्वारा इटली का यूनिफिकेशन हुआ था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ क्या लिखा? इटली यूनिफिकेशन। इतना हम समझ लीजिए जो आज का टॉपिक है उसका क्या नाम है? इटली यूनिफिकेशन। तो आइए हम समझते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज दी गई है। ठीक है, देखिए बहुत ही मजेदार टॉपिक है, सोचे समझिएगा आप लोग। यहाँ क्या लिखा हुआ? इटली पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। देखिए जो इटली था बहुत ही टुकड़ों में बटा हुआ था। जो इटली देश था वो क्या था कि बहुत ही टुकड़ों में बटा हुआ था। एक तरह से वो यूनिफाइड नहीं था। जो पहले का इटली था वो एक तरह से यूनिफाइड नहीं था। तो क्या था कि बहुत ही बड़े बड़े टुकड़ों में बटा हुआ था। जो इटली था उस पर अलग अलग लोगों का राज था, अलग अलग किंग का राज, अलग अलग राजाओं का राज था। ठीक है ना, तो इटली था उस पर अलग अलग लोग राज करते थे, क्योंकि इटली जो था वो अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। उस पर क्या करते थे कि अलग अलग लोग थे वो राज किया करते थे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? इटली पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। देखिए जो इटली था उसमें एक तरह से पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता था। जो इटली था उसमें क्या था कि एक तरह का पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता था। उसके बाद क्या लिखा, यहाँ क्या लिखा हुआ है? देखिए इस लाइन का ही मतलब है, जो इटली था वो बहुत ही बड़े बड़े टुकड़े में बटा हुआ था और उन टुकड़ों पर कोई और राज करता था। एक गवर्नमेंट राज नहीं करती थी, एक सरकार राज नहीं करती थी, एक राजा राज नहीं करता था, उस पर अलग अलग लोगों का राज था। ठीक है ना, यहाँ क्या लिखा? मिडिल 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट। देखिए जो 19वीं शताब्दी का जो बीच का समय था, जो 19th सेंचुरी है जो उसका बीच का समय था, उसमें क्या था कि जो इटली था वो 7 स्टेट में बटा हुआ था। 7 डिफरेंट स्टेट में क्या था? बटा हुआ था। जो इटली था, देखिए 19वीं शताब्दी के बीच में क्या हुआ, देखिए जो 19th सेंचुरी है उसके बीच में ये हुआ कि क्या था, जो इटली था वो 7 स्टेट में 7 राज्यों में बटा हुआ था इस तरह से। ठीक है, देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ? सार्डिनिया पिडीमोंट। देखिए आइए फिर हम समझते हैं जो 7 राज्य थे और कौन कौन से थे और उसमें क्या क्या कौन उस पर रूल करता था। यहाँ पे यही बात देखिए कि मिडिल 19th सेंचुरी इटली वॉज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट। देखिए 19वीं शताब्दी के बीच में 19th सेंचुरी के बीच में क्या हुआ था, जो इटली था वो 7 राज्यों में 7 स्टेट में बटा हुआ था। तो आइए अब क्या लिखो देखते हैं, हम समझते हैं। यहाँ लिखो सार्डिनिया पिडीमोंट नॉर्थ। देखिए जो सार्डिनिया पिडीमोंट था वो क्या था कि इटालियन प्रिंसेस के मतलब जो इटली प्रोविंशियल था हाउस था उसके अंडर में था। देखिए सार्डिनिया पिडीमोंट था वो क्या था कि एक अलग हिस्सा था, इटली से एक अलग हिस्सा था। जो सार्डिनिया पिडीमोंट था सिर्फ उस पे ही इटली का राज्य था। एक जो सार्डिनिया पिडीमोंट जो एक हिस्सा था वो है जो सार्डिनिया। देखिए क्या था कि देखिए जो सार्डिनिया पिडीमोंट था इस पे किसका राज्य था? देखिए मान लीजिए सार्डिनिया पिडीमोंट है। देखिए ये सार्डिनिया पिडीमोंट हो गया, इस पे किसका राज्य था? इटालियन प्रोविंशियल हाउस का राज्य था। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ नॉर्थ में देखिए जो इटली का नॉर्थ पार्ट था उस पे किसका राज्य था? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स का। ठीक है ना, जो नॉर्थ पार्ट था उसमें किसका राज्य था? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स का। और जो सेंटर पार्ट था, जो इटली का सेंटर पार्ट था उसमें किसका राज्य था? पोप्स का। जो इटली का जो सेंटर पार्ट था उसमें किसका राज्य था? पोप्स का। आप लोग इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ क्या लिखा? सार्डिनिया पिडीमोंट। याद करिए मैंने क्या बताया अभी, जो सार्डिनिया पिडीमोंट था उसमें किसका राज्य था? इटालियन प्रोविंशियल हाउस का। और जो नॉर्थ पार्ट था इटली का, जो नॉर्थ पार्ट था, नॉर्थ हिस्सा था, उसमें किसका राज्य था? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स का। और जो सेंटर पार्ट था, जो इटली का सेंटर पार्ट, जो इटली का बीच वाला पार्ट था उसपे किसका राज्य था? पोप्स का। जो इटली का सेंटर वाला पार्ट था उसपे किसका राज्य था? उसपे कौन रूल करता था? पोप्स रूल करते थे। और जो इटली का साउथ पार्ट था उसपे कौन राज्य करता था? उसपे कौन रूल करता था? बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। ठीक है ना, जो साउथ पार्ट था इटली का उसपे कौन राज्य करता था? बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। तो इतना हम लोग समझ गए। देखिए उसके बाद क्या हुआ कि देखिए यहाँ लिखा हुआ है, देखिए उसके बाद क्या हुआ, यहाँ लिखा हुआ चीफ मिनिस्टर कैवियोर। देखिए उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। देखिए आपने गुज़्ज़ी मजीदी का नाम सुना होगा, मैंने इससे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, तो उसमें मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था द रिवोल्यूशनरीज।
तो मैंने उसमें आप लोग को बताया था कि जो गुजबी मजनी थे उन्होंने क्या क्या चीजें की थी। ऐसे आप लोग को वीडियो याद होगा, अगर आपको नहीं याद है, आप लोग वो चीजें नहीं समझ में आई है तो आप उसको जाकर वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का क्या नाम है, द रिवोल्यूशनरीज। आप उसको देखिएगा, उसमें किसका नाम, उसमें मैंने किसको ज्यादा पढ़ाया है, गुजबी मजनी को। जो मैंने वो वीडियो बनाया है द रिवोल्यूशनरीज का, उससे मैंने आपको किसके बारे में बताया है, गुजबी मजनी के बारे में। तो आइए मैं आपको फिर से एक बार गुजबी मजनी के बारे में बताता हूँ। देखिए 1830 में क्या हुआ, जो गुजबी मजनी थे उन्होंने सोचा कि क्या करें हम, इटली जो गुजबी मजनी थे वो एक रिवोल्यूशनरीज थे, एक क्रांतिकारी थे। जो गुजबी मजनी थे वो क्या थे, एक तरह के क्रांतिकारी थे। तो वो सोचते थे कि हम क्या करें कि इटली को यूनिफाइड कर दे। इटली का देखिए, जो गुजबी मजनी थे वो चाहते थे कि क्या हो, इटली यूनिफाइड हो जाए, इटली का यूनिफिकेशन हो जाए। जो गुजबी मजनी चाहते थे कि इटली का यूनिफिकेशन हो जाए। देखिए जो गुजबी मजनी थे वो चाहते थे कि इटली का यूनिफिकेशन हो जाए। जो तो फिर क्या, देखिए जो गुजबी मजनी थे वो चाहते थे कि इटली का यूनिफिकेशन हो जाए। उसके बाद वो चाहते थे कि, देखिए उन्होंने बहुत सारे संगठन बनाए, जैसे कि यंग इटली बनाया। और उससे क्या करते थे कि लोगों को समझाते थे कि हमको एक तरह से यूनाइटेड होकर रहना चाहिए। और क्या करते थे, छोटे मोटे रिवोल्यूशन किया करते थे, ठीक है ना। इसीलिए उनको रिवोल्यूशनरिस्ट कहा गया, क्योंकि वो क्रांतिकारी थे, एक तरह के वो क्रांतिकारी सोच रखते थे। सोचते थे कि जो इटली है वो क्या हो, यूनिफाइड हो जाए। इसलिए उन्होंने बहुत सारे संगठन बनाए थे। उसमें से एक का नाम था यंग इटली किसने बनाया था, गुजबी मजनी ने बनाया था। जो यंग इटली था उसको किसके द्वारा बनाया गया था, गुजबी मजनी के द्वारा। गुजबी मजनी ने यंग इटली क्यों बनाया था, इटली के यूनिफिकेशन के लिए। इतना हम समझिए। उसके बाद लिखा हुआ है चीफ मिनिस्टर कैवियोर। देखिए जो इटली का चीफ मिनिस्टर था वो कौन था, कैवियोर नाम था। जो इटली के चीफ मिनिस्टर थे उसका क्या नाम था, कैवियोर नाम था। देखिए कैवियोर क्या थे, देखिए ना वो रिवोल्यूशनरी थे और ना वो डेमोक्रेट थे। आपको बुक में लिखा हुआ है जो कैवियोर थे चीफ मिनिस्टर इटली के, ना एक डेमोक्रेट थे और ना एक रिवोल्यूशनरी थे। देखिए और जो चीफ मिनिस्टर कैवियोर थे ना वो क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। जो चीफ मिनिस्टर कैवियोर थे वो इटली में रहते हुए भी क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। और देखिए वो फ्रेंच भले ही बोलते थे, जो चीफ मिनिस्टर कैवियोर थे वो फ्रेंच भले ही बोलते थे, लेकिन क्या था कि वो इटली को बहुत ही ज्यादा मानते थे और इटली के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें की। आइए हम समझते हैं जो चीफ मिनिस्टर कैवियोर है उन्होंने इटली के लिए क्या किया। ठीक है, जो चीफ मिनिस्टर कैवियोर है उन्होंने इटली के क्या किया, आगे हम समझते हैं। देखिए जो कैवियोर साहब थे, इटली जो चीफ मिनिस्टर कैवियोर थे इटली के, वो बहुत ही चालाक थे। तो उन्होंने क्या किया, देखिए यहाँ लिखा हुआ है टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस डिफीट ऑस्ट्रियन फ्रांसिस इन 1859। देखिए जो कैवियोर थे, जो चीफ मिनिस्टर कैवियोर थे ना, वो क्या थे कि उन्होंने एक बहुत ही चालाकी भरा, एक बहुत ही चतुराई भरा संधि की। किसके साथ संधि की, फ्रांस के साथ उन्होंने संधि की। देखिए जो चीफ मिनिस्टर कैवियोर थे उन्होंने एक बहुत ही चालाकी भरा, चतुराई भरा एक संधि की। संधि की मतलब कि एक तरह का अलायंस किया। किसके साथ अलायंस किया, फ्रांस के साथ। और कब किया, देखिए उसके बाद क्या हुआ, जब चीफ मिनिस्टर कैवियोर ने फ्रांस के साथ संधि कर ली, उसके बाद क्या कि उन्होंने ऑस्ट्रियन फोर्सेस पर हमला बोल दिया। और 1859 में चीफ मिनिस्टर कैवियोर और फ्रांस के मिलने के बाद क्या हुआ कि ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया गया 1859 में। देखिए यहाँ क्या लिखो, ऑस्ट्रियन फोर्सेस इन 1859 डिफीटेड। देखिए 1859 में क्या होता है कि ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया जाता है। किसके द्वारा हराया जाता है, चीफ मिनिस्टर कैवियोर के द्वारा और फ्रांस के द्वारा। देखिए जो चीफ मिनिस्टर कैवियोर से फ्रांस था वो क्या था, एक तरह का संधि कर चुका था। संधि करने के बाद क्या हुआ कि उसने जो चीफ मिनिस्टर कैवियोर थे और फ्रांस था, वो दोनों ने मिलकर क्या किया कि ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया। और कब हरा दिया, 1859 में। देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है, गुजिपी गैरिबाल्डी। देखिए आइए अब देखिए हम चीफ मिनिस्टर कैवियोर के बारे में समझिए। जो चीफ मिनिस्टर कैवियोर थे उन्होंने क्या किया, चीफ मिनिस्टर कैवियोर ने ये किया कि, देखिए यहाँ क्या लिखा, चीफ मिनिस्टर कैवियोर ने क्या किया कि बहुत ही चतुराई भरा और बहुत चालाकी भरा क्या किया कि संधि कर ली। जो चीफ मिनिस्टर कैवियोर थे उन्होंने क्या किया कि एक बहुत चतुराई भरा और बहुत ही चालाकी भरा संधि कर दी। किसी से संधि कर ली, फ्रांस के साथ संधि करने के बाद क्या हुआ, जो चीफ मिनिस्टर कैवियोर थे फ्रांस था, वो दोनों मिलकर उसने क्या किया कि ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया। और कब हरा दिया, 1859 में। ठीक है, उसका नाम क्या लिखा, गुजिपी गैरिबाल्डी। अब आइए हम सुनते हैं गुजिपी गैरिबाल्डी कौन था और गुजिपी गैरिबाल्डी ने क्या किया था। देखिए इस नाम को याद रखिएगा, जो चीफ मिनिस्टर कैवियोर थे, इससे भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। देखिए इटली के चीफ मिनिस्टर कौन था उस समय का, कैवियोर थे। और कैवियोर ने क्या किया कि फ्रांस को अपने मिला लिया का मतलब फ्रांस क्या किया, एक तरह का संधि कर ली। जो चीफ मिनिस्टर कैवियोर थे उन्होंने क्या किया कि फ्रांस से संधि कर ली और उसके बाद क्या किया, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया। और कब हराया, 1859 में। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा, गुजिपी गैरिबाल्डी कौन था, ये हम समझते हैं। देखिए ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। यहाँ क्या लिखा हुआ, गुजिपी गैरिबाल्डी। देखिए
तो गुज़िपी गरीबल्डी ने क्या किया, डिफीटेड साउथ इटली एंड टू सिसिलीज। देखिए गुज़िपी गरीबल्डी क्या थे, एक तरह के लीडर थे। तो लीडर क्या थे, उन्होंने क्या किया, देखिए बहुत सारे लोग जुटाए, देखिए बहुत सारे आर्म्ड वॉलंटियर्स को जुटाया और क्या किया कि साउथ इटली और टू सिसिलीज को हरा दिया। द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज को और साउथ इटली को क्या किया, कब्जा कर लिया। किसने कब्जा कर लिया, गुज़िपी गरीबल्डी ने। और गुज़िपी गरीबल्डी ने क्यों कब्जा किया और किसके द्वारा मिलकर कब्जा? देखिए जो गुज़िपी गरीबल्डी थे वो क्या हुआ कि एक तरह के लीडर थे, और लीडर होने के बाद क्या थे कि आर्म्ड वॉलंटियर्स के साथ उन्होंने क्या किया कि साउथ इटली पर और द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज पर हमला कर दिया। जो गुज़िपी गरीबल्डी थे उन्होंने क्या किया कि साउथ इटली पर और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज पर हमला कर दिया। क्यों हमला कर दिया और किसके साथ मिलकर हमला किया था इन्होंने? जो गुज़िपी गरीबल्डी थे उन्होंने क्या किया, जो वहाँ की साउथ इटली के और जो साउथ इटली के और किंगडम ऑफ टू सिटीज के वर्कर्स थे और लोकल पीजेंट थे, उनके साथ मिलकर क्या किया कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, साउथ इटली और टू सिटीज को हरा दिया। और कब हरा दिया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गुज़िपी गरीबल्डी डिफीटेड साउथ इटली एंड टू सिसिलीज। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, गुज़िपी गरीबल्डी डिफीटेड साउथ इटली एंड टू सिसिलीज। देखिए जो गुज़िपी गरीबल्डी थे उसने किसको हरा दिया, साउथ इटली को और टू सिसिलीज को हरा दिया। देखिए ये क्यों संभव हो पाया, इसलिए संभव हो पाया कि यहाँ जो गुज़िपी गरीबल्डी थे उन्होंने क्या किया कि जो गुज़िपी गरीबल्डी थे ना, उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ के लोकल पीजेंट थे इटली के, जो साउथ इटली के और किंगडम ऑफ टू सिटीज के जो लोकल पीजेंट थे उनसे हाथ मिला लिया और उनका सपोर्ट मांगा। और सपोर्ट मांगने के बाद क्या हुआ कि साउथ इटली को और किंगडम ऑफ टू सिटीज को हरा दिया। ठीक है ना। और कब हराया, 1860 में। देखिए आप लोग डेट याद रखा करिए, मैं आपको डेट्स पे बताता रहूंगा, आप लोग इसको डेट पे याद रखा करिए। क्या लिखा हुआ, गुज़िपी गरीबल्डी ने किंगडम ऑफ टू सिटीज को और साउथ इटली को कब हराया, 1860 में। देखिए इसको हम समझते हैं क्या हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ इन 1861 विक्टर इमैनुअल सेकेंड प्रोक्लेम किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। देखिए 1861 में क्या होता है कि इटली पूरी तरह से यूनिफाइड हो जाता है और गुज़िपी गरीबल्डी और चीफ मिनिस्टर केवेयर क्या के कारण क्या होता है कि जो इटली था पूरी तरह से यूनिफाइड हो जाती है। इटली का यूनिफिकेशन कब हुआ, जो इटली का यूनिफिकेशन तो पूरी तरह से कब संभव हो पाया, 1861 में। आप लोग याद रखिए। देखिए 1861 में क्या होता है, इन 1861 विक्टर इमैनुअल सेकेंड प्रोक्लेम किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। देखिए 1861 में क्या होता है कि जो विक्टर इमैनुअल थे उनको किंग बना दिया जाता है। किंग किसका बनाया जाता है, यूनाइटेड इटली का। क्योंकि उस समय क्या था कि 1861 में क्या होता है कि पूरा इटली जो यूनिफाइड होता है, जो इटली था उसका यूनिफिकेशन हो जाता है। तो 1861 में तो पूरा इटली जुड़ जाता है, इटली का यूनिफिकेशन हो जाता है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ, 1861 में क्या होता है कि इटली पूरी तरह से यूनिफाइड हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ लिखा हुआ इटालिया लाटा। देखिए हम समझते हैं कि 1861 में क्या होता है कि जब इटली पूरी तरह से संगठित हो जाता है, इटली पूरी तरह से यूनिफाइड हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, देखिए अभी भी लोगों में जो यहाँ के लोग थे, इटली के लोग थे, उसमें जो इलिटरेसी रेट थी, जो कि साक्षरता दर थी, जो पढ़ने जो इटली के लोग थे एक तरह से बहुत ही अनपढ़ थे। इसका मतलब ये था कि जो वहाँ का इलिटरेसी रेट था वो बहुत ही हाई था। जो वहाँ का साक्षरता दर था और जो इलिटरेसी रेट थी वो बहुत ही हाई थी, मतलब कि बहुत ही हाई थी, मतलब कि बहुत ही कम थी। देखिए जो इटली के लोग थे वो क्या थे, मतलब कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। देखिए जो इटली के लोग थे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और वहाँ क्या था कि इलिटरेसी रेट बहुत ही हाई था। मतलब कि वहाँ पर जो इटली के लोग थे वो बहुत ही मतलब कि बहुत अनपढ़ गिनती मानते थे और जो वहाँ पर अनपढ़ लोग थे मतलब कि उनको ज्यादातर चीज समझ सही से नहीं आती थी। यहाँ पे लिखा हुआ कि इलिटरेसी हाई जो इटली था उसमें क्या था कि जो वहाँ के लोग थे वो मतलब ज्यादातर अनपढ़ पाए जाते थे। मतलब कि जो वहाँ के लोग थे इटली के वो एक तरह से इलिटरेट थे ज्यादातर। जो मतलब कि बहुत ही बड़े पैमाने पर जो संख्या थी इटली की वो क्या थी, एक तरह से इलिटरेट थी। तो क्या हुआ उससे कि देखिए कि लोग क्या थे कि देखिए इस सारे टॉपिक का मतलब ये है कि एक तरह से नेशनलिस्ट फीलिंग डेवलप करनी थी लोगों में। देखिए नेशनलिस्ट फीलिंग तो डेवलप हो गई थी थोड़ी बहुत, लेकिन क्या हुआ कि लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि इटालिया का मतलब क्या है। देखिए इटालिया का मतलब क्या, इटालिया का मतलब क्या, जैसे हम बोलते हैं कि भारत माता की जय, ठीक है ना। तो भारत माता की जय हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लोग देखिए जो भारत जो हमारी भूमि है उसको हम लोग एक तरह से माता का दर्जा देते हैं। तो क्या हुआ जो इटली के लोग थे वो इटालिया को क्या करते थे, एक तरह से अपनी माता के नाम पे अपने उसके नाम के जानते थे। तो इसलिए लोग लेकिन जो अनपढ़ लोग थे वहाँ के, जो इटली के अनपढ़ लोग थे वो समझते थे कि जो इटालिया है ना वो क्या एक तरह से विक्टर इमैनुअल की वाइफ है। यहाँ जो विक्टर इमैनुअल सेकंड है एक तरह से क्या है, उनकी वाइफ है। जो वहाँ के लोग थे इटली के लोग ये समझते थे ना कि हम विक्टर इमैनुअल की वाइफ को एक तरह से क्या करने जा रहे हैं, छुड़ाने जा रहे हैं। कि लोग ये नहीं समझते थे कि हम अपने आप को आजाद करने जा रहे हैं, हम अपने आप को यूनिफाइड करने जा रहे हैं। लोग ये समझते थे कि हम क्या कर रहे हैं,
विक्टर इमानुएल की वाइफ को लोग एक तरह से आजाद करने जा रहे हैं, इसलिए लोगों ने लड़ा। ज्यादातर लोग ये समझ रहे थे ना कि जो विक्टर इमानुएल की वाइफ है उसका क्या नाम है, इटालियन नाम है, ला इटालिया नाम है। लेकिन क्या था कि ये मतलब कि लोगों की गलत सोच थी, मतलब लोग सही समझ नहीं पा रहे कि क्या चीज यहाँ पे हो रही है। तो इसलिए इस टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। और ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें आप लोग देखिए, इसमें आप लोग सिर्फ 2 ही 3 नाम याद रखने हैं। इसके नाम याद रखने हैं, घुस्पी गैरिबाल्डी के नाम याद रखना है, चीफ मिनिस्टर कैवियोर का नाम याद रखना है, और विक्टर इमानुएल का याद रखना है, और गुस्पी मजनी का याद रखना है। 4 लोगों का नाम आप लोग याद कर लेंगे, इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए उन 4 लोगों का क्या नाम है, चीफ मिनिस्टर कैवियोर, विक्टर इमानुएल सेकेंड, और गुस्पी गैरिबाल्डी, गुस्पी मजीनी। इन 4 लोगों के नाम याद रखेंगे, आप लोग अच्छे से टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो ऐसा है आप लोग ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और मैंने आपको बहुत आसान भाषा में समझा दिया है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ऐसा आप लोग को वीडियो पसंद आया तो आप लोग कमेंट लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और जो ये टॉपिक है उसको आप लोग उन दोस्तों में भी शेयर करें। तो थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग अच्छे से रिवाइज करते रहिए, हम लोग अगला वीडियो जरूर लाएंगे, ठीक है।